स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में चल रहा है। हमारा टॉपिक पर्यावरण के तत्व हो गए, पर्यावरण की परिभाषा और उत्पत्ति हो गई, और अब पर्यावरण के क्षेत्र हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन के महत्व का दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है सामाजिक, दूसरा है वैयक्तिक दृष्टिकोण। अब देखते हैं हम पर्यावरण अध्ययन के महत्व के दृष्टिकोण का कैसे इसको प्रयोग में लाया गया। तो प्राथमिक स्तर पर क्या किया था? इसको पर्यावरण अध्ययन उपागम को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत उपागम के रूप में सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के महत्व को स्वीकार किया है। प्राथमिक स्तर पर क्या किया है? एकीकृत उपागम के रूप में प्राथमिक स्तर पर एकीकृत उपागम के रूप में सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के महत्व को भारतीय शिक्षा आयोग ने स्वीकार किया है। भारतीय शिक्षा आयोग ने इसे स्वीकार किया है। भारतीय शिक्षा आयोग का कार्यकाल क्या है? 1964 से 66। भारतीय शिक्षा आयोग का कार्यकाल है 1964 से 1966। तो इसको क्या किया है? प्राथमिक स्तर पर किस रूप में स्वीकार किया है? पर्यावरण अध्ययन के दृष्टिकोण को एकीकृत उपागम के रूप में। तो एकीकृत उपागम के रूप में भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 से 66 के रूप में इसका अध्ययन किया था। तो आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित एवं स्वतंत्र विषयों को। प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्र और सम्मिलित विषय के रूप में किसको लिया है? सामाजिक शिक्षण को स्वतंत्र एवं सम्मिलित विषयों के रूप में किसको काम लिया? सामाजिक शिक्षण को। कि सामाजिक शिक्षण के रूप में पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक शिक्षण का ही पार्ट बताया है। तो इसके अंदर क्या है? इसको पर्यावरण अध्ययन के दृष्टिकोण को किस रूप में देखा है? स्वतंत्र एवं सम्मिलित विषयों के रूप में देखा है। तो अब इसमें देखते हैं कि हम पर्यावरण अध्ययन के महत्व के दृष्टिकोण, इसका क्या हो गया? प्राथमिक स्तर पर एकीकृत उपागम के रूप में लिया है। भारतीय शिक्षा आयोग ने इसे 1964 से 66 का कार्यकाल था इसका शिक्षा आयोग का। इसने भी क्या किया है? प्राथमिक स्तर पर क्या किया है? बालकों को स्वतंत्र एवं सम्मिलित विषयों के रूप में कौन से विषय की शिक्षा देनी उचित समझे? सामाजिक विषय शिक्षण की। अब देखते हैं इसके 2 दृष्टिकोण प्रकार कितने होते हैं सामाजिक इसके दृष्टिकोण के। पर्यावरण अध्ययन के दृष्टिकोण को 2 भागों में बांटा गया। पहला है सामाजिक और दूसरा है वैयक्तिक। तो सामाजिक में आ जाएंगे। सामाजिक में परस्पर सहयोग की भावना, एक रूपता की भावना, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब दूसरा है हमारा वैयक्तिक दृष्टिकोण। वैयक्तिक में कौन कौन से आ जाएंगे? व्यक्ति में व्यक्ति की जो सामान्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है, भोजन, जल, आवास, यात्रा और सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में आ जाएगा व्यक्ति के अंदर कुछ अनेक जो सृजनात्मक, जो उसके सृजनशील प्रवृत्ति है, कुछ कला करते हैं, कुछ बनाने की है, जो एक मनुष्य दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों को निर्माण करता है। तो अब पहले पढ़ेंगे हम सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में। सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में। सामाजिक दृष्टिकोण क्या होता है? सामाजिक दृष्टिकोण जो हम दैनिक जीवन में सामाजिक परिस्थितियों में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक दृष्टिकोण में क्या क्या आ जाएंगे? हमारी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के महत्व को स्वीकार किया है। तो इसमें पहला क्या आ जाएगा? सामाजिक दृष्टिकोण में हमारा पहला बिंदु इसका कि इसमें क्या है? विद्यार्थियों में सामाजिक सहयोग और सामाजिक सहयोग की भावना विकसित होती है। विद्यार्थियों में क्या होती है? सामाजिक सहयोग की भावना विकसित होती है। सामाजिक सहयोग की भावना विकसित होती है।
अगली है विद्यार्थियों में एकरूपता और दृढ़ता की भावना मजबूत होती है। तो इसमें क्या है, समाज में एकरूपता तथा समाज में एकरूपता तथा मजबूती प्रदान करने में सहायक है। समाज में क्या करता है, हमारा सामाजिक दृष्टिकोण पर्यावरण अध्ययन का एकरूपता और मजबूती प्रदान करने में भी सहायक है और सामाजिक सहयोग की भावना के भी विद्यार्थियों में क्या करता है, विकास करता है। तो अगला हमारा है कि सामाजिक पर्यावरण अध्ययन संकीर्णता से दूर, सामाजिक अध्ययन पर्यावरण हमें संकीर्णता से दूर व्यापक दृष्टिकोण रखने में भी सहायक है। संकीर्णता से मतलब हमारे जो व्याप्त अंधविश्वास हैं, कुरीतियां, समाज में जो अनेक प्रकार की बुराइयां फैल रही है उनसे हमें दूर करने की या उनके बारे में कुछ सिखाने की कोशिश करता है कि इनसे हमें किस प्रकार बचा जा सकता है। तो उसके प्रति क्या करता है, व्यापक दृष्टिकोण, हमें अनेक प्रकार के इसके नए नए तरीकों से इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब सामाजिक पर्यावरण अध्ययन सामाजिक जागरूकता, और क्या होता है इसमें, सामाजिक जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। सामाजिक जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण के मुख्य बिंदु कौन कौन से हो गए हमारे, कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि वर्तमान में जो सामाजिक समाज से संबंधित जो हमारी विशेष परिस्थितियां उनके महत्व को स्वीकार किया है सामाजिक दृष्टिकोण ने। तो इसमें क्या गया कि विद्यार्थियों में क्या होगा, सामाजिक सहयोग की भावना विकसित होगी। दूसरा है समाज में एकरूपता और मजबूती प्रदान करने में भी सहायक है। अगला है हमें संकीर्णता से दूर, जो समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैल रही हैं उनसे दूर और व्यापक दृष्टिकोण रखने में भी हमें कुछ अलग नया नया विस्तृत रूप में सिखाने का भी प्रयास करते हैं। और सामाजिक जागरूकता, हमारे समाज में व्यक्तियों में क्या आएगी, सामाजिक जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होगा। दूसरा हमारा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत दृष्टिकोण में क्या आ जाएंगे हमारे, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्ति के दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं जिनमें भोजन, जल, आवास, यात्रा व अन्य सर्जन कलाकृतियों का विकास आदि क्या होगी, मानव की आवश्यकताएं। तो मानव की आवश्यकताएं होगी तो इनके बारे में मानव क्या करेगा, भोजन के बारे में विचार करेगा कि भोजन को किस प्रकार कैसे प्रयोग में लिया जाए, इसको कैसे बनाया जाए, इसका प्रयोग में कैसे लिया जाए, इसको सबको एक एक करके सबको कैसे व्यवस्थित ढंग से दिया जाए। जल है तो जल का प्रयोग, हमें जल को बचाना है, या जल के बारे में इसके अनेक प्रकार के, जैसे वर्षा के जल को कैसे एकत्रित करना है, वर्षा के जल का प्रयोग किस प्रकार करना है। आवास है तो व्यक्ति को रहने के लिए मानव को आवास की भी आवश्यकता पड़ती है। और अगला है हमारा यात्रा। तो यात्रा के बारे में हमारी कल्पनात्मक शक्तियों का विकास, जैसे हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ें देंगे तो उनका वर्णन करना, या फिर किसी वाहन का चित्र बना दिया,
या फिर कोई पर्वतारोहण है यात्रा में तो उसके हमने चित्र बना दिया। तो चित्रों के माध्यम से भी हमारे दिमाग को विकसित करना और अनेक जो कुछ करना या सृजनात्मकता का विकास। तो इस विषय में क्या हो जाएगा बालकों में, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा बालकों में, सहिष्णुता की भावना, बालकों में सहिष्णुता, निष्पक्षता आदि की भावना का विकास होगा। बालकों में क्या होगा, सहिष्णुता, निष्पक्षता की भावना का विकास होगा तथा यह बालकों के चरित्र निर्माण में भी सहायक है। क्या है ये बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक है। बालकों में चरित्र निर्माण में सहायक है। तो इसमें क्या किया जाता है, अब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पहला व्यक्ति का भोजन, जो भोजन की आवश्यकता, भोजन संबंधी इसकी अवधारणा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण में पहला टॉपिक क्या था हमारा, भोजन। पहली थीम क्या थी, भोजन। भोजन के बारे में हमारी क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम भोजन संबंधी सांस्कृतिक अवधारणा, भोज्य पदार्थ प्रदान करने वाले, भोजन संबंधी सांस्कृतिक अवधारणा तथा भोज्य पदार्थ प्रदान करने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि द्वारा हम भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर भोजन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ तथा उसको पकाना, भोजन को पकाना, पकाकर खाना या कुछ कच्चा खाना, उसको कैसे प्रयोग में लेते हैं। तो ये एक हमारे दिमाग में ऐसे सोचने की मजबूर हो जाते हैं कि इसका प्रयोग कैसे कैसे भोजन का किया जाता है। और इसको पकाने के लिए प्रयोग में विभिन्न प्रकार के ईंधन आते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण जिसमें बर्तन आते हैं, हमारे जल की भी आवश्यकता पड़ती है, आदि चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए विभिन्न अंचलों में खाना बनाने, अब विभिन्न प्रकार के अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति है, तो उसमें क्या होता है अलग तरह के बर्तन, कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके आगे परिवार के कार्य में जेंडर संवेदनशीलता, परिवार के कार्य में क्या आ जाएगी, जेंडर संवेदनशीलता। जेंडर संवेदनशीलता में क्या आ जाएगा कि परिवार में जो स्त्री पुरुष बच्चे या बड़े बूढ़े जो भी होते हैं उनके अनुसार भोजन बनाना, उनके अनुसार या उनके जो दिया जाता है उनको जो भी चीज़, तो उनके उम्र के अनुसार उन्हें उसी प्रकार सर्व करना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ गई। तो अब आगे देखते हैं बालक के भोजन व उसमें माँ के, इसमें क्या आ गया जेंडर संवेदनशीलता में, बालक को भोजन, बालक के भोजन में क्या होगा, माँ के दूध का महत्व। तो इसमें क्या आ गया जेंडर संवेदनशीलता में सभी पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके बारे में चर्चा करना। अगला हमारा है जल, दूसरा हमारा टॉपिक है जल। तो मानव जीवन में जल का भी इतना ही महत्व है जितना भोजन का है। अब जल के बारे में हम चर्चा करते हैं, जल के स्थानीय स्रोत, पानी के उपयोग आदि के बारे में, अपने जल के प्राकृतिक स्रोत, जल के प्राकृतिक स्रोत, पानी के उपयोग आदि के बारे में, पानी के उपयोग आदि के बारे में अपने अनुभव शेयर करना।
कि हम पानी को किस प्रकार बचा सकते हैं, पानी का प्रयोग हमें सीमित मात्रा में किस प्रकार करना चाहिए। तो ऐसे क्या हो गया, जल के प्राकृतिक स्रोत, पानी के उपयोग आदि के बारे में अपने अनुभव शेयर करना। तो इसके आगे क्या आ गया कि पानी की कमी व बर्बादी के बारे में, कि पानी की कमी किस प्रकार आगे में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो पानी की कमी और बर्बादी के बारे में भी चर्चा करना। पानी की कमी और पानी की बर्बादी के बारे में चर्चा करना तथा इसके अनेक प्रकार के उपाय ढूंढना कि इसको किस प्रकार पानी की कमी को हम दूर कर सकते हैं। जो वर्षा का जल होता है उसका हम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे इसके अंतर्गत है। तो आसपास के वातावरण का प्रभाव भी जल पे पड़ता है तथा वर्षा के जल का घर में संग्रहण कैसे करें। वर्षा के जल का संग्रहण तो आसपास के वातावरण में जल के प्रयोग का अनुभव करना आदि क्या आ जाते हैं। हमारे व्यक्ति के मन के अंतर्गत अनेक प्रकार की जो सोच होती है उसके बारे में सोचना चाहिए। जल की मात्रात्मक जानकारी भी होनी चाहिए, जल की शुद्धता का भी पता लगाना चाहिए, जल की मात्रात्मक जानकारी तथा जल की शुद्धता के भी अपने अनुभव शेयर करने चाहिए। जल की तो ये हो गए हमारे जल के बारे में कि जल के जो प्राकृतिक और स्थानीय स्रोत है उसमें पानी के उपयोग है आदि के बारे में अपने अनुभव शेयर करना। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा पानी की कमी आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। पानी की बर्बादी यानी कि पानी की जहाँ पर व्यर्थ जा रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो वर्षा के जल का संग्रहण कैसे किया जा सकता है। आसपास के वातावरण में भी जल के बारे में अपने अनुभव एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना, जल की मात्रात्मक जानकारी क्या है और जल की शुद्धता के बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा यात्रा। तीसरा इसकी थीम है यात्रा। यात्रा में क्या आ जाएगा, हम कहीं भी यात्रा करते हैं, घूमते हैं तो उसमें हमारे एक डायरी के माध्यम से या रिपोर्टाज के माध्यम से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यात्रा में हमारे अनुभव, जो हम गए तो हमें कैसा महसूस हुआ, वहाँ पर हमने क्या क्या देखा। तो वाहनों के चित्र बनाना, पर्वतारोहण है, कोई व्यक्ति पर्वत फतेह करा था उसके बारे में हम उनकी चीज़ों को, उसको क्या क्या चीज़ें उसने काम में ली थी उसके बारे में चर्चा करना। तो यात्रा में क्या क्या आ जाएंगे, स्वयं की यात्रा के अनुभव सुनाना और अन्य बालकों के भी सुनना। स्वयं की यात्रा के अनुभव सुनाना और ये क्या करेगा, बच्चों के भी अनुभव सुनेगा, बच्चों से भी यात्रा के बारे में चर्चा करेगा, बच्चों की भी सुनना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें दोनों के अंदर जो भी भावाभिव्यक्ति होगी तो उसके एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जुड़े तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगला देखते हैं हम इसमें यात्रा में प्रयोग आने वाले वाहनों के बारे में पढ़ना या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, पर्वतारोहण के कार्य की चीज़ों के चित्र देखकर पहचानना, ट्रैफिक संकेतों को समझाना आदि को हम यात्रा के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इसमें आवास। चौथा बिंदु है हमारा आवास। आवास में हम क्या कहते हैं, विभिन्न आवासों में समानता व अंतर को देखना। विभिन्न प्रकार के आवासों में समानता व अंतर को समझना। कि सभी जगह एक प्रकार के आवास तो हो नहीं सकते, तो उसमें अलग अलग प्रकार के हमें विभिन्न प्रकार, कहीं पर पक्के मकान है, कहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो उसके अंदर कुछ लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं। तो इसमें भी क्या गया, विभिन्न प्रकार के आवासों में समानता और अंतर देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए तथा
आपस में ऊंची इमारतों के पास जो फुटपाथ पर रहने वाले उनके चित्रों के आधार पर आवासों में फर्क करना, उनके बारे में चित्र उकेरना, उसके नई बिल्डिंगों के नए नए बड़े बड़े नक्शे बनाना, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, आवास के बारे में। घर के सदस्यों के चित्र बनाने या खुद के घर का नक्शा बनाना, ये आ जाएगा हमारे आवास के अंतर्गत। अगला है हमारा सृजनात्मकता। अगर व्यक्ति इन सारे चारों चीजों का जो वर्णन कर रहा है, अगर उसे भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, यात्रा की, आवास की है, तो उसके अंदर कुछ नया कुछ करने की या कुछ बनाने की भी इच्छा जागृत होगी। तो सृजनात्मकता का मुख्य मतलब क्या हो गया, कुछ करना या बनाना, कुछ करना या कुछ बनाना। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कार्य, कुछ व्यवसाय करना पड़ता है, उससे उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। तो इसके लिए क्या करेगा, वो सृजनात्मकता का विकास करेगा। अब सृजनात्मकता में आ जाएगा घर के कार्यों के संबंध पर विचार करना। घर के कार्यों में जो कुछ भी कार्य देगा उसके कुछ नया करने की सीखेगा, या कुछ बाहर से जो कुछ देखेगा तो उसके बारे में कुछ नया, उसको नया और कुछ अलग तरीके से अलग तरीका देने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या आ जाएंगे, कार्यों के विभाजन पर विचार, काम व आराम के समय जानकारी कि किस प्रकार व्यक्ति को कितनी देर काम करना चाहिए, कितनी देर आराम करना चाहिए। और इसके आगे विभिन्न शारीरिक व्यायाम, बालकों को विद्यालय जाने की चर्चा, उसमें क्या आ जाएंगे, व्यक्ति के शारीरिक व्यायाम, बालकों के स्कूल जाने की चर्चा, आज उसके क्या पढ़ाया क्या बताया, तो उसकी एक कल्पना शक्ति उभेरना, या उसके बारे में एक दैनिक दिनचर्या की डायरी बनाना, तो उसमें इसका वर्णन आ जाएगा। फिर आगे इसमें लोगों की रचनात्मकता और सूझबूझ कि लोगों में क्या क्या कला करते हैं, या कुछ रचनाएं जो उनके उभेरे हैं उनसे कुछ सीखना, तो ये इसके अंतर्गत सृजनात्मकता में आ जाएंगे। मिट्टी के गुण, मनुष्य शुरू में बर्तन कैसे बनाए, बर्तन बनाने के तरीकों का विकास, ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाएंगी। तो आज हमारा हो गया पर्यावरण अध्ययन के महत्व के दृष्टिकोण में सामाजिक और व्यक्तिगत दो प्रकार के। सामाजिक में आ गया सामाजिक सौहार्दपूर्ण की भावना, एक रूपता की भावना, सहयोग की भावना, और इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण में आ गया भोजन, जल, आवास, यात्रा और सृजनात्मकता। अब अगला टॉपिक कल हम अध्याय करेंगे अगले 7वें भाग 8 में, इसमें हमारा पाठ्यक्रम नया टॉपिक चलेगा। ये हो गए हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण। थैंक यू।